यानी कि हम लोग कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रिडक्शन ऑफ काबुल यानी काबुल पर अब किसका, मुगल अंपायर यानी कि अकबर का कंट्रोल है। अब इसके बाद सेकंड लिखिए, सप्रेशन ऑफ अफगान ट्राइब्स। अफगान ट्राइब्स को सप्रेस किया गया। अफगान ट्राइब्स को कैसे सप्रेस किया गया, लिखिएगा, अकबर वाज एबल टू सप्रेस, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए छोटा सा ही लिखवा रहा हूं मैं, एबल टू सप्रेस द राइजिंग ऑफ उज्बेक्स, द राइजिंग ऑफ उज्बेक्स एंड देयर लीडर, कौन था, अब्दुल्ला खां। ये अब्दुल्ला खां जो था ना, ये मुगल्स का बहुत ही मतलब समझिए कि बहुत मतलब एक तरह से मुगल्स को ये नापसंद करता था, हेडेट्री इनमी था। क्या था, हेडेट्री इनमी था अब्दुल्ला, ठीक है। तो इसके मतलब इसने रेबल करने की कोशिश की, लेकिन अकबर ने सप्रेस किया। तो अकबर ने नहीं किया, एक तरह से कहिए तो अकबर के वफादार टोडरमल ने किया था। नेक्स्ट लिखिएगा, द यूसुफ जायज वाज आल्सो डिफीटेड। ये दूसरा रेबेलियन है, उज्बेक रेबेलियन है, द यूसुफ जायज। द यूसुफ जायज वाज आल्सो डिफीटेड बाय मुगल आर्मी कमांडेड बाय राजा टोडरमल एंड प्रिंस मुराद। अब ये प्रिंस मुराद कौन है, तो यही जहांगीर है। प्रिंस मुराद ही क्या है, यही आगे चल के जहांगीर बनेगा। तो यानी अकबर ने छोटे छोटे वॉर्स वगैरह में जहांगीर को भी भेजना अब शुरू कर दिया था, ठीक है। और भी एक दो हुए थे, एक था रोशनाई, ठीक है। तो रोशनाई था, उसमें भी मतलब उसमें बीरबल की डेथ हो गई थी उस वॉर में, उस सप्रेशन में बीरबल की डेथ हो गई थी। पर वो सब उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे कोई इतना पूछेगा नहीं इतना डिटेल में, ठीक है। अगर सप्रेशन ऑफ अफगान ट्राइब्स भी नहीं आपसे शायद ही कोई पूछे, दो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको लिखवा दिया। अब तीसरा जो है वो इम्पोर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ काबुल इम्पोर्टेंट था, सप्रेशन ऑफ अफगान ट्राइब्स कुछ खास नहीं है। तीसरा जो है ये इम्पोर्टेंट है, लिखिएगा, ये लिखिए, एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर के बारे में भी मैंने आपको पुरानी क्लासेज में पीछे जब जाइएगा तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूप में कश्मीर के बारे में भी आपको बता रखा हूँ कि कश्मीर कैसे आज़ाद हुआ, कश्मीर में कैसे पहले बौद्ध पहुँचे, बौद्धों के बाद फिर कैसे वहाँ पर इस्लाम पहुँचा, कौन वो राजा था जिसने कश्मीर में इस्लाम लेकर पहुँचा, ठीक है। कश्मीर में कौन था जिसने हिंदू डायनेस्टी, सुखदेव ने हिंदू डायनेस्टी वहाँ पर इस्टेब्लिश की थी, ये भी मैंने आपको बताया। शाह मिर्ज़ा जो था उसने शाहमीर डायनेस्टी वहाँ पर इस्टेब्लिश की, और फिर इंदिरा कोर्ट को वहाँ कैपिटल बनाया गया। फिर उसके बाद ईरानी सूफी संत सैयद अली हमदाई, ये सब आपको वहाँ पर पिछली क्लास में बता दिया गया है। उसके बाद एक वहाँ पर हुआ था जिसका नाम था जैनुल आबिदीन को अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। तो
तो इस तरह से हमने देखा था कश्मीर के बारे में पुरानी पूरी बातें आपको बताई गई हैं, ठीक है। और बाद में फिर अकबर ने कश्मीर को एनेक्स किया। तो अब वहीं पर हम लोग लिखने जाएंगे कि अकबर ने कश्मीर को कैसे एनेक्स किया। तो कश्मीर की पुरानी कहानी आपको पीछे की क्लासेस में जब आपको बता रहा था मैंने क्या आफ्टर वीकनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो नए नए अम्पायर बने थे इंडिपेंडेंट, उसमें एक कश्मीर भी था। तो मैंने आपको कश्मीर के बारे में वहाँ पर बता रखा हूँ, कश्मीर की हिस्ट्री। अब हम लोग देखेंगे कि उस कश्मीर को अकबर कैसे जीतता है, किसके सहारे जीतता है, उस कहानी को यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर कश्मीर के बारे में थोड़ा भी कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो एक बार पुरानी नोट्स को जाकर देख लीजिए, आपके डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ से हम लोग अकबर के टाइम की कहानी लिखेंगे। तो लिखिएगा, यूसुफ खां was the ruler of Kashmir, देखिए, was the ruler of Kashmir, comma, he had sent his son to wait on Akbar. He had evaded he had evaded appearing in person। यानी कि जब इसको पता चला यूसुफ खां को कि अकबर कश्मीर की तरफ आ रहा है, तो उसने अपने बेटे को भेजा कि जाओ तुम इंतज़ार करो, इन पर्सन खुद वहाँ खड़े होकर कि अकबर के आने का स्वागत करो, ठीक है। लेकिन अकबर ने खुद नहीं गया था, अकबर ने किसी को भेजा था। तो किसको भेजा, तो लिखिएगा, अकबर सेंट राजा भगवान दास। ये राजा भगवान दास कौन थे? अंबर के राजा, राजा भारमल के बेटे और मान सिंह के पिता, ठीक है, जिनको, या हरखा भाई के भाई, हरखा बाई के भाई थे राजा भगवान दास। ये आपको पीछे बताया जा चुका है राजपूताना पॉलिसी के मैट्रिमोनियल अलायंस में, ठीक है। तो अकबर सेंट राजा भगवान दास who forced यूसुफ खां to surrender and make peace। तो पहले तो उसको क्या करना था, स्वागत करना था, बाद में इवेड मतलब खुद जाकर उसने थोड़ा सा रिटेलिएट किया। तो भगवान दास ने उस रिटेलिएशन को क्या किया, सप्रेस किया और उसको फोर्स किया कि तुम पीस यानी कि शांति की ट्रीटी पर साइन करो, शांति स्थापित करो। तो शांति स्थापित कैसे हुई, तो लिखिएगा, ए ट्रीटी वाज मेड recognizing him the vassal ruler of
कश्मीर, यानी कि तुम हमारे अंडर यहाँ पर रूल करो। ठीक है। लेकिन जब ये बात अकबर को पता चली कि कश्मीर को क्या किया गया है, एक वेसल रूलर के रूप में कश्मीर को मुग़ल साम्राज्य के साथ जोड़ा गया है, तो अकबर को ये चीज़ पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि अकबर कश्मीर पर डायरेक्ट कंट्रोल चाहता था। तो लिखिएगा, अकबर रिजेक्टेड दिस arrangement and sent another expedition to Kashmir and annexed it to empire in 1856, और कश्मीर को मुग़ल अम्पायर का डायरेक्ट हिस्सा बनाया गया 1856 में। एंड became a सरकार of the province of काबुल, यानी कि कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में दिया गया? काबुल के हाथ में कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया। ठीक है। तो सरकार आपको याद होगा प्रोविंस का है जो था, तो शेर शाह सूरी टाइम में क्या होता है, सरकार और परगना। इसने प्रोविंस और प्रोविंस के नीचे सरकार रखा। तो कश्मीर एक छोटा सा हिस्सा काबुल प्रोविंस के अंडर दे दिया गया कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ से सारा वसूली, लैंड टैक्स, लैंड रेवेन्यू सब कुछ कौन देखेगा? काबुल देखेगा। ठीक है। तो आया मुग़ल सल्तनत के डायरेक्ट कंट्रोल, लेकिन कौन से प्रोविंस के अंडर रहेगा? काबुल प्रोविंस के अंडर। यहाँ दिल्ली वाले प्रोविंस के अंडर में वो नहीं रहेगा, कश्मीर। ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन हो गया। तो अब इसके आगे का लिखते हैं। हो गया। तो हमने क्या देख लिया? रिडक्शन ऑफ काबुल देख लिया, सप्रेशन ऑफ अफगान ट्राइब्स और एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर। सी। अब लिखिए डी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में डी लिखिएगा, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। अब अकबर किसको जीतेगा? सिंध और बलूचिस्तान को जीतेगा। तो कैसे? तो लिखिएगा, लिखिए, अकबर वांटेड टू यूज सिंध एज ए बेस ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट कांधार, then in possession of the Persians। तो अकबर की प्लानिंग क्या थी? अकबर को कांधार चाहिए था। क्या चाहिए था? कांधार। और उस वक्त कांधार किसके कंट्रोल में था? पर्सियन के कंट्रोल में था। और हमें याद है ना, हमने पढ़ा था कि हुमायूं ने पर्सिया के राजा से मदद लेकर काबुल, सिंध, कांधार ये सब जीता था। और जब पर्सिया के राजा की डेथ हो गई तो क्या हो गया?
हुमायूं ने उसको दोबारा अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन अभी के वक्त जब हुमायूं की डेथ हो जाती और ये बाकी एरिया जीत रहा होता है, तो उस वक्त जो कांधार का एरिया था वो कांधार किसके कंट्रोल में था? पर्सिया के कंट्रोल में था। तो थोड़ा सा अगर आप मैप देखो, पर्सिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ईरान। पर्सिया क्या है? ईरान है। आज के डेट में क्या है? ईरान। तो थोड़ा सा अगर आप मैप देखो तो ये है कांधार, ये है कांधार और ये ईरान यानी पर्सिया। तो इसके कंट्रोल में ये कांधार का रीजन था, इस पर्सियन अंपायर के कंट्रोल में ये पूरा कांधार का रीजन था। काबुल ये जीत चुका था अकबर, कश्मीर जीत चुका था। अब उसको चाहिए था सिंध। क्या चाहिए था? सिंध। तो देखिए सिंध आपको यहीं कहीं दिखेगा, सिंध का एरिया, ये पूरा एरिया खैर सिंध का ही एरिया है। तो वो उसको कांधार जीतना था, अकबर को कांधार जीतना था। अब यहाँ से देखिए दिल्ली से या फतेहपुर सीकरी आगरा से कांधार बहुत दूर है। काबुल से बेस बनाना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि सिंध से बेस बनाकर मैं कांधार को जीतूं, ताकि वहाँ से नज़दीक पड़ता, वहाँ से कांधार को जीतना आसान था सिंध के एरिए से। ठीक है। तो सिंध को जीतना पर्पज नहीं था, पर्पज ये था कि कांधार को जीतना है और कांधार को जीतने के लिए सिंध को बेस बनाना है। तो सिंध बेस कैसे बनेगा? जब सिंध हमारे कंट्रोल में आएगा। तो अब सिंध को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा ताकि हम कांधार को जीत सके। तो सिंध को जीतने का मतलब था कि कांधार को जीतने की प्लानिंग का हिस्सा था सिंध। अकबर को सिंध जीतना सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि वो कांधार को जीत सके, इसलिए उसने सिंध की तरफ मूव किया। और सिंध और बलूचिस्तान का एरिया, यही वाला तो एरिया कहा जाता है सिंध और बलूचिस्तान। तो इसी एरिए को वो जीतेगा और इसको जीतेगा तो फिर वो कांधार को जीतेगा। तो जब कांधार को जीत लेगा तो ये पूरा इतना, ये अफगानिस्तान लगभग पूरा मुगल साम्राज्य का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ अब लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इन 1590 अकबर अपॉइंटेड अब्दुर रहीम याद है ना? अब्दुर रहीम खाना कौन थे? बैरम खां के बेटे थे और उनकी विडो से शादी करके इसने क्या किया था? अपना कर लिया था। ठीक है। तो अब्दुल रहीम फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध लिखिएगा। आफ्टर 2 battles मिर्जा जानी बेग, यानी कि सिंध का रूलर कौन था? मिर्जा जानी बेग, ये सिंध का रूलर था। तो आफ्टर 2 battles मिर्जा जानी बेग दी रूलर ऑफ सिंध was defeated and forced to surrender in 1591। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए कि अकबर जब राजपूताना जीत रहा है,
राजपूतों के एरिया को, तो वो राजपूतों को वहाँ से उनके थ्रोन से रिप्लेस नहीं कर रहा है, उनको उनका राज्य का राजा बने दे रहा है। लेकिन जब वो काबुल जीत रहा है, जब वो सिंध जीत रहा है, जब वो कश्मीर जीत रहा है, तो वहाँ के राजाओं को वो हटा रहा है और अपने डायरेक्ट पोजीशन में ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या थे, ये सब उज़्बेक या अफ़गान रूलर्स थे और उसको पता था कहीं इनको नाराज़ करने से उसका अकबर का कोई नुकसान नहीं होना था, राजपूतों को नाराज़ करने से अकबर को नुकसान होता। इस वजह से देखिए इधर का पूरा और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वैसे भी मजबूत रखना है, तो इसको अपने कंट्रोल में ही रखना ज़्यादा जरूरी है ताकि कोई कॉन्स्पिरेसी भी न कर सके। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। तो इस तरह से 1591 में क्या हुआ, सिंध अकबर के हाथ में आ गया। अब एक लाइन गैप करके लिख लीजिएगा, लिखिए इन 1595 अकबर deputed मीर मासम to conquer बलूचिस्तान। देन हेल्ड बाई, यानी बलूचिस्तान तब किसके कंट्रोल में था, देन हेल्ड बाई दानी अफगान्स, यानी अफगान्स के कंट्रोल में कौन था, बलूचिस्तान था। सिंध किसके कंट्रोल में था, हाँ सिंध किसके कंट्रोल में, मिर्जा जानी बेग के कंट्रोल में सिंध था और बलूचिस्तान दानी अफगान्स के कंट्रोल में था। यानी किसी एक के कंट्रोल में नहीं, कई ढेर सारे छोटे छोटे ग्रुप्स थे, वो सब मिलकर इस बलूचिस्तान पर राज करते थे। ठीक है, और किसको किया गया काम, मीर मासूम को दिया गया काम कि तुम बलूचिस्तान जीतो। लिखिएगा द फोर्ट्रेस ऑफ सीबी, सीबी एक जगह है, नहीं सॉरी ये दानी नहीं, ये पानी होगा, पानी अफगान्स लिखिएगा, इसको दानी लिख दिया सॉरी मैं, पानी अफगान्स, पी लिखिएगा, पानी अफगान्स लिखिएगा। द फोर्ट्रेस ऑफ सीबी वाज अटैक्ड, द फोर्ट्रेस ऑफ सीबी वाज अटैक्ड एंड द फोर्ट्रेस ऑफ सीबी वाज, सीबी एक जगह है, सीबी का किला, अटैक्ड एंड द पानी अफगान्स were forced to deliver whole Baluchistan including मकरान। तो ये इनका जो फोर्ट्रेस था वो सीबी में था, किसका, पानी अफगान्स का जो फोर्ट्रेस था वो सीबी में था। तो मीर मौसम ने क्या किया, अपनी सेना के साथ सीबी फोर्ट्रेस पर अटैक किया और जो अफगान्स थे उनको क्या करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा, हार गए वो, और पूरा का पूरा एरिया क्या किया, अकबर के कंट्रोल। देखिए सीबी ये एरिया आपको यहाँ दिखेगा, ये देखिए ये जो पाकिस्तान का के लिखा हुआ है ना, पाकिस्तान का के, दिस इज़ द सीबी, यही सीबी फोर्ट्रेस पर अटैक किया गया और इसी सीबी फोर्ट्रेस पर अटैक करके पूरा बलूचिस्तान का एरिया जीत लिया गया जो पानी अफगान्स के कंट्रोल में था। ठीक है ना। तो अब हमने क्या लिखा, सिंध और बलूचिस्तान किसके कंट्रोल में आ गया, अकबर के कंट्रोल में। अब जैसे ही सिंध और बलूचिस्तान अकबर के कंट्रोल में आया, वैसे ही अकबर का अगला टारगेट कौन था, कांधार था, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान को
कंट्रोल करने का पीछे रीजन यही था, किसी तरह से अफ़गान को, कांधार को अपने कंट्रोल में लेना है। तो अब अकबर अपना अगला मूव करेगा किसको, कांधार को जीतने के लिए। तो इसको रब करते हैं और लिखते हैं अब कांधार को कैसे अकबर जीतता है। तो देखिए यहाँ कहीं भी अकबर खुद मौजूद नहीं है, ना ही सिंध में अकबर मौजूद है, ना ही कश्मीर में अकबर मौजूद है, ना ही हाँ सिर्फ एक काबुल में अकबर आया, बाकी और कहीं भी अकबर नहीं आया। सब उसके कमांडर्स जीतकर उसको ये सारा कुछ दे रहे हैं। और कमांडर्स जीत क्यों रहे हैं, क्योंकि कमांडर्स के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, और कमांडर्स जीतने के बदले उनको क्या मिल रहा है, कुछ न कुछ जागीर के रूप में, मनसबदारी के रूप में कुछ न कुछ उनको एक तरह से अकबर तोहफे दे रहा है, इनाम दे रहा है, कि उनको वहीं का जागीर दे रहा है, या उनको कोई दूसरे एरिया का जागीर दे रहा है, उनका पद बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें थी। तो इस वजह से उसके कमांडर्स अकबर के लिए जी जान से मेहनत करते थे और उसको एरिया जीत कर देते थे। ठीक, तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, कांधार को कैसे अकबर एक्वायर करता है यानी जीतता है। तो हमने कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध और बलूचिस्तान भी देख लिया। अब हम लोग लिखेंगे डी, और अब लिखिए एक्विजिशन ऑफ कांधार, एक्विजिशन ऑफ कांधार। और यहाँ पर लिख लीजिए इट वाज इन द कंट्रोल ऑफ पर्सिया, पर्सिया के कंट्रोल में था कांधार। ठीक है, तो पर्सिया भी छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था, पर्सिया भी अपने आप में बड़ा राज्य था। तो लिखिएगा द पर्सियन शाह appointed मुजफ्फर हुसैन मिर्जा इट्स गवर्नर, यानी कांधार का गवर्नर कौन था, मुजफ्फर हुसैन मिर्जा। किसकी तरफ से अपॉइंट किया गया था, पर्सियन शाह की तरफ से। ठीक है, क्या होता है नेक्स्ट लिखिएगा। अब यहाँ पर भी अकबर की किस्मत काम कर दी कि क्या की भगवान जाने, इन अकबर की किस्मत बहुत अच्छा काम की। यहाँ कैसे, तो लिखिएगा फॉर्चुनेटली मुजफ्फर शाह, या नहीं सॉरी, हाँ मुजफ्फर हुसैन शाह नहीं, मुजफ्फर हुसैन was not on good terms with the तेहरान। पर्सिया की राजधानी तेहरान थी, तो जो पर्सिया के राजा थे उसके साथ मुजफ्फर हुसैन के अच्छे रिलेशंस नहीं थे। ठीक है, ये अकबर की खुशकिस्मती मान लीजिए कि पर्सिया के राजा ने कांधार में उसी को गवर्नर बनाया था जिसके साथ उसके खुद अच्छे रिलेशंस नहीं थे। तो मुजफ्फर हुसैन क्या करेगा, पर्सिया के साथ वफादारी तो करेगा नहीं, तो उसने क्या किया, लिखिएगा, देखिए यहाँ कॉमा करके लिखिएगा, सो ही नेगोशिएटेड विद द मुगल्स,
so he with the Mughals and peacefully delivered the fortress into the hands of Shah Beg, who was deputed by Akbar to take charge of fort in 1595। देखिए कितना चार्ज ऑफ फोर्ट इन 1595। देखिए अकबर की कितनी अच्छा यहाँ किस्मत काम किया कि जिस यहाँ पर मतलब एक तरह से उसको केक वॉक मिला। कांधार को जब वो जीतना चाहता था, जिस कांधार जो सबसे टफ था पर्सिया के राजा कंट्रोल में, पर्सिया का राजा भी कोई कम पावरफुल नहीं था, वो भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य है ईरान का। तो इतने बड़े राजा के साथ मुगल अंपायर का एक युद्ध होता। अगर मुजफ्फर हुसैन पर्सिया के राजा के साथ होता तो, लेकिन ये अकबर की फॉर्च्यून देखिए, किस्मत देखिए क्या हुआ। वो मुजफ्फर हुसैन खुद ही तेहरान से उसके अच्छे रिलेशन नहीं थे, तो उसने क्या किया, अकबर को पत्र लिखा, नेगोशिएट किया। अकबर तुरंत तैयार हो गया और अकबर ने तैयार हो क्या किया, किसको, शाह बेग को अपॉइंट किया कि तुम जाओ और कांधार को कंट्रोल करो। तो शाह बेग आया और किसने, मुजफ्फर हुसैन ने बाकायदे फोर्ट्रेस के गेट खोल के उसको एज ए फ्रेंड, एज ए गेस्ट एंट्री करवाया, उनका स्वागत सत्कार किया और कहा कि अब आप ये फोर्ट्रेस आपके कंट्रोल में। तो जब कांधार का फोर्ट्रेस अकबर की सेना यानी शाह बेग के हाथ में आ गई, तो पर्सिया के राजा ने भी अटैक नहीं किया, कहा वो दूर का हिस्सा है, जाता है तो जाने दो। वो भी चुपचाप अपने एरिए में बैठ गया, क्योंकि उसकी पोजीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी कि वो भी इतने दूर के एरिए पर आकर अटैक करके एरिए को जीतने की कोशिश करे। तो इस तरह से 1595 में जाकर क्या हुआ, पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट अकबर के कंट्रोल में आ गया। तो काबुल, कश्मीर, सिंध, कांधार, ये पूरा एरिया अब अकबर के कंट्रोल में है। एक डाउट आपको और भी आ सकता है कि सर कश्मीर तो नॉर्थ इंडिया में है, कश्मीर तो नॉर्थ इंडिया में है, तो आपने कश्मीर को नॉर्थ वेस्ट में क्यों लिखवाया। तो कश्मीर के टाइम पर मैंने क्या लिखवाया कि कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में दिया गया, काबुल के हाथ में दिया गया। कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन काबुल के हाथ में था, काबुल के गवर्नर के कंट्रोल में कश्मीर था, यानी काबुल प्रोविंस का एक हिस्सा कश्मीर बना। इस वजह से मैंने कश्मीर को यहाँ नॉर्थ वेस्ट रीजन में लिखवाया है। अगर ये नॉर्दर्न या मुगल साम्राज्य के दिल्ली वाले हिस्से के कंट्रोल में होता या राजपूताना में किसी कंट्रोल में होता, तो मैं इसको आपको नॉर्थ इंडिया में ही लिखवाता। यहाँ नॉर्थ वेस्ट में कश्मीर को लिखवाने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न ये था कि कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन काबुल के हाथ में था। तो पहले काबुल जीता, फिर कश्मीर जीता, फिर सिंध जीता, और कांधार तो केक वॉक था, यानी गिफ्ट में मिला। ठीक है, कांधार तो गिफ्ट में मिला। तो यहाँ पर आप एक लाइन गैप करके लिख दीजिए, बाई एक्विजिशन ऑफ कांधार
या ऐसे लिखिएगा दी एक्विजिशन, अब वैसे नहीं, बाय नहीं लिखिएगा, दी एक्विजिशन लिखिए, दी एक्विजिशन ऑफ कांधार कंप्लीटेड अकबर्स पॉलिसी इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो कांधार को जीतने के बाद अकबर की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की पॉलिसी कंप्लीट हुई। अब इसके आगे अकबर नहीं बढ़ेगा, इसके आगे बढ़ने का कोई फायदा भी नहीं था। अकबर को ये चीज़ समझ में थी कि इसके आगे जाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब अगर आप देखो एक बार पूरे मैप को, तो अब आपको आइडिया क्या मिलेगा कि जब मैंने आपको बताया कि अकबर की नॉर्थ इंडिया की पॉलिसी, तो नॉर्थ इंडिया में क्या था, ये विंध्या रेंज आपको बताया था, ये मध्य प्रदेश वाला नर्मदा रिवर के ऊपर ये क्या है, ये विंध्या रेंज है। तो इस विंध्या रेंज, अगर ये पेंसिल को मैं विंध्या रेंज मानूं, तो इस विंध्या रेंज के नॉर्थ में गुजरात से लेकर बंगाल तक किसके हाथ में आ गया, इस गुजरात से लेकर बंगाल तक पूरा क्या था, ये था अकबर का नॉर्थ इंडिया का एक्विजिशन। अब इधर ये कांधार, काबुल, सिंध और इधर बलूचिस्तान, ये पूरा, और इधर कश्मीर, तो ये अब इतना बड़ा एरिया भी किसके हाथ में आ गया, ये भी अकबर के हाथ में। तो अब अगर आप देखो मुग़ल साम्राज्य, तो आपको विंध्या रेंज के ऊपर यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और विंध्या रेंज का नॉर्थ पूरा किसके हाथ में है, अकबर के हाथ में है। ये देखिए, ये काबुल ये पूरा है ना, अफ़गानिस्तान का ये पूरा हिस्सा, ये पाकिस्तान, ये पूरा इतना बड़ा ये हिस्सा यहाँ से लेकर ये किसके हाथ में है, अकबर के हाथ में है। ठीक है, आप कोई बहुत ही डिमार्केटेड बाउंड्री नहीं बना सकते हो, लेकिन एक आइडिया ज़रूर आपको मिल गया कि कहाँ तक का हिस्सा, ये काबुल इससे का, तो काबुल मतलब ये काबुल है ना, इसके आसपास का ये पूरा हिस्सा इसके पास होगा। ये बामियान वगैरह ये सब इसके पास पहुँच गया था। बामियान में तो बुद्ध की मूर्तियाँ भी थी जिसको तोड़ दिया गया तालिबानियों के द्वारा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा इधर आप ये जो देख रहे हो, ये कांधार वगैरह, ये पूरा यहाँ से गुजरात ये ऐसे कर लो, और इधर से ये पूरा बंगाल ऐसे ले लो, तो ये कश्मीर, ये सब क्या है, ये सब अकबर यानी कि मुग़ल साम्राज्य के कंट्रोल में आ चुका है। यही तो सिंध है ना, ये पूरा सिंध, ये तो कहा था, ये इंडस का रीजन सिंध, और ये बलूचिस्तान का रीजन, और इधर ये कांधार, और इधर फिर ये काबुल, ये सब एरिया अकबर के हाथ में जा चुका है। अब अकबर कहाँ मूव करेगा, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जीतने के बाद अब अकबर को क्या दिख रहा है, इसके पार तो जा नहीं सकता, इधर तो हिमालय है, इसके पार जाने का मतलब नहीं था। इधर तो अभी क्या है, कामरूप यानी समोसम, ये बहुत घना जंगली एरिया, इधर भी जाने का रास्ता नहीं था, इसके इधर अब जाना नहीं था। तो अब यहाँ से गुजरात से क्या दिखा, ये वाला हिस्सा, यानी कि अब विंध्या के साउथ का एरिया अकबर को दिखेगा। यानी ये अगर विंध्या रेंज है तो विंध्या रेंज के नीचे यानी कि साउथ का एरिया, यहाँ से विंध्या रेंज के साउथ का एरिया, अगर मैप देखो तो ये विंध्या रेंज है, ये विंध्या रेंज लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा मैप में। तो इस विंध्या रेंज के अब साउथ का एरिया यानी कि इधर ये महाराष्ट्र, इधर ये क्या है महाराष्ट्र, ये तेलंगाना, ये कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, केरला, यानी अब ये वाला हिस्सा तो इधर तक नहीं, साउथ तक नहीं, ये डेक्कन का हिस्सा अब क्या होगा, अब डेक्कन का हिस्सा कश्मीर अकबर को चाहिए। अब अकबर कहाँ मूव करेगा, डेक्कन की तरफ मूव करेगा। तो अगर ये विंध्या रेंज है तो विंध्या रेंज के ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये मेरे हाथ के ऊपर जो भी दिख रहा है, विंध्या रेंज से हिमालय तक, इधर क्या है, ये हिंदू कुश है, इधर काराकोरम रेंज, तो वहाँ तक तो छोड़ ही दीजिए, हिंदू कुश। तो हिंदू कुश के पार आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इधर इसके इधर आपको
काबुल वगैरह मिलेगा। तो ये पूरा ये खैबर पास वगैरह पार करके ये सॉरी हिंदू कुश के इधर ये काबुल, तो ये हिंदू कुश अगर आप इसको मानते हो तो इस हिंदू कुश के अंदर, तो इस हिंदू कुश से लेकर सुलेमान रेंज तक, या सुलेमान रेंज तो इधर है, तो मान लीजिए ये ग्रेटर हिमालय, ये पूरा ऐसे एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये अगर आप ऐसे एक ट्रायंगल बनाओगे तो ये ट्रायंगल ऐसे, ये पामीर रेंज है तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये पूरी तरह से एक नेचुरल उसको क्या मिल गया, बाउंड्री मिल गया हिंदू कुश के अंदर, हिंदू कुश और ग्रेटर हिमालय के अंदर की पूरी बाउंड्री उसको मिल गई। और इधर विंध्या रेंज, इधर समुद्र, तो इतने बड़े एरिए में हो गया ये। अब इसको चाहिए डेक्कन, यानी कि अब विंध्या रेंज के साउथ में मूव करेगा। तो जब विंध्या रेंज के साउथ में मूव करेगा तो उसको कहेंगे द कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन। तो अब अकबर के कॉन्क्वेस्ट के दो पार्ट को हमने देखा, कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। अब हम लोग देखेंगे अकबर का थर्ड मिलिट्री कैंपेन का हिस्सा, जिसको हमने क्या लिखा था, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन। तो ये रब करते हैं और अब देखते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन।